वेलकम बैक एवरीवन। आज हमने राइट टू फ्रीडम के लास्ट 3 राइट्स कवर करने हैं, आर्टिकल 21, 21A एंड 22, और इनको डिटेल में देखना है क्योंकि लक्ष्मीकांत में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा गया है, बस उनकी एक बेसिक सी डेफिनेशन दे दी गई है। और ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही रिलेटेड है, उसका भी मेंशन नहीं है लक्ष्मीकांत में। सेम ऐसे ही जो आर्टिकल 21A है, राइट टू एजुकेशन, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जो कि हैं राममूर्ति कमेटी और तपस मजूमदार कमेटी, और ऐसे ही केसेस हैं मोहिनी जैन केस, उन्नी कृष्णन केस, तो इनको भी देखना है। इन कमेटीज़ को भी लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं करा गया है। लक्ष्मीकांत को आपने एज बेसिक सोर्स तो यूज़ करना ही है, लेकिन ये वाली इन्फॉर्मेशन को भी आपने ऐड कर लेना है। इसमें यहाँ पर मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। तो आर्टिकल 22 में भी हमने देखना है कि प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, और इन आर्टिकल 22 और 20 में डिफरेंस क्या है, क्योंकि 20 में भी अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी गई है और 22 में भी अरेस्ट के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हमने देखना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अब आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का टाइटल क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें 2 राइट्स की बात करी गई है। पहला है राइट टू लाइफ और दूसरा राइट है पर्सनल लिबर्टी का राइट। इस राइट को माना जाता है बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट चल रही थी, तो वो किस लिए चल रही थी कि ब्रिटिशर्स हमें अपनी आज़ादी दें, हमारे अपने बेसिक राइट्स की वायोलेशन नहीं होनी चाहिए, हमारे अपने राइट्स होने चाहिए, हमें अपना राइट होना चाहिए कि अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो इसीलिए ही इसको बोला जाता है फिर बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी बेस पर बना था कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, हमें अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का राइट होना चाहिए, और इसी राइट को ही बोला जाता है बैकबोन ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। अब इस पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका बैकबोन भी क्या है? आर्टिकल 21। क्योंकि अगर किसी के पास अच्छी डिग्निफाइड लाइफ ही नहीं होगी, अगर किसी को एक्सप्लॉइट ही करा जा रहा होगा, तो बाकी जितने भी मर्जी राइट उनको मिल जाएं, उस इंसान को जितने भी राइट्स दे दिए जाएं, उनका कोई मीनिंग रह नहीं जाएगा। अगर किसी को ये बोला जाए कि हम आपको एक्सप्लॉइट करेंगे बट आपको एजुकेशन का राइट देंगे, तो क्या उसका कुछ वर्थ रह जाएगा? नहीं, क्योंकि एजुकेशन अगर मिल भी जाए तो उस इंसान की अपनी कोई लिबर्टी होगी ही नहीं, अपनी कोई थिंकिंग होगी ही नहीं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होगी? जब उसके पास खुद की लाइफ को प्रोटेक्ट करने का राइट होगा, उसके पास अगर पर्सनल लिबर्टी होगी। इस पर्सनल लिबर्टी के राइट में सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत ज़्यादा राइट ऐड कर दिए गए हैं। तो इस राइट टू पर्सनल लिबर्टी को एक कॉम्पोजिट राइट माना जाता है, मतलब कि इसमें और भी बहुत सारे राइट्स की कलेक्शन है। अब ये जो राइट 21 है, ये सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी। यहाँ पर वर्ड यूज़ करा गया है नॉन सिटीजन। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर किसी के पास लाइफ को प्रोटेक्ट करने का राइट होना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक एलियन है, चाहे वो एक फॉरेनर है, चाहे वो एक लीगल पर्सन है। मतलब कि इस दुनिया के हर एक इंसान के पास ये लाइफ को प्रोटेक्ट करने का राइट है। इसीलिए ही सिटीजन्स तो हैं ही, बट उसमें नॉन सिटीजन्स भी इंक्लूड करे गए हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इस आर्टिकल में क्या बोला गया है? दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है क्या और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, जो कि बाद में ऐड हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका ओरिजिन हुआ था यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि ब्रिटेन में। अगर प्रीलिम में या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो उसका आंसर होगा यूके। लेकिन इंडिया ने इसको किस कंट्री से अडॉप्ट करा था, तो वो थी जापान। तो ये फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन आ सकती है। अगर ओरिजिन लिखा हुआ तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? यूके में, और अगर इंडिया ने अडॉप्ट करा तो वो कहाँ से होगा? जापान से। अब ये एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है? वैलिडिटी और फेयरनेस ऑफ लॉ इन एक्टेड बाय पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, इज नॉट क्वेश्चनड और चेक्ड, ओनली प्रोसीजर
और एक्शन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव इज चेक्ड। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है कि जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बना दिए उनकी वैलिडिटी, उनकी फेयरनेस को चेक नहीं करा जा रहा है, बस ये चेक करा जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उन लॉज में जो भी प्रोसीजर दिया गया है, जो भी प्रोसेस दी गई है, कि क्या एग्जीक्यूटिव उस प्रोसेस को या फिर उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये चेक किस पर रख रहा है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ना कि पार्लियामेंट के ऊपर। इसकी हम बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर्स के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बना दिए, किसी भी ट्रेड यूनियन को नहीं पूछा गया, किसी भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पूछा गया। तो फार्मर्स का क्या कहना था कि हमें ये लॉ चाहिए ही नहीं। लेकिन अब इस आर्टिकल 21 के अंदर पार्लियामेंट को तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता था ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पार्लियामेंट ने तो लॉ बना दिया, उसने इनिशिएट कर दिया, बिल पास कर दिया, इनैक्ट कर दिया, लेकिन फार्मर्स को तो वो लॉ चाहिए ही नहीं था। फार्मर्स का कहना था कि ये लॉ हमारे लिए फेयर है ही नहीं, हमारे लिए ये जो लॉ है ये एक रीजनेबल लॉ है ही नहीं। तो बाद में फिर क्या हुआ, इसी वजह से ही प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव के प्रोसेस को ही चेक करा जाएगा कि उसने क्या एक्शन लिए हैं, क्या उस प्रोसीजर को फॉलो करा है जो लॉ में दिया गया है। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत आ गई ना। देखिए, पार्लियामेंट ने तो पहले लॉ बना दिया, अब क्या फ़ायदा रह गया, क्योंकि पार्लियामेंट को तो कोई रोक ही नहीं सकता, उसने लॉ बना दिया, ये कह दिया कि हमने तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करके लॉ बना दिया है, हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये दिक्कत आई थी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में, तभी बाद में फिर इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ऐड करा गया था। अब इसमें क्या दिया गया है, इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या कहा गया है कि 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डज लॉ एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू विच एग्जीक्यूटिव टुक एक्शन। देखिए, यहाँ पर कहीं भी पार्लियामेंट की बात नहीं आती है। ये जरूर बोला गया है कि क्या पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है लॉ को बनाने की, तो यस, इंडिया के पार्लियामेंट के पास इस चीज़ की तो अथॉरिटी है, वो एक कॉम्पिटेंट बॉडी है, तो उसके पास लॉ बनाने की तो राइट है ही। लेकिन उस लॉ की वैलिडिटी को, उस लॉ की फेयरनेस को चेक नहीं करा जा रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या ऐसा लॉ कोई एग्जिस्ट करता भी है जिसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव ने ये पर्टिकुलर एक्शन लिया है। तो पहले तो ये चेक करा जाएगा। और अगर वॉज दैट लॉ मेड बाय अ कॉम्पिटेंट बॉडी, पहले तो ये चेक कर लिया कि जो भी एग्जीक्यूटिव ने एक्शन लिया है कि उससे रिलेटेड लॉ एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है फिर देखा जाएगा कि क्या वो लॉ, वॉज दैट लॉ मेड बाय अ कॉम्पिटेंट बॉडी, कि क्या वो लॉ एक कॉम्पिटेंट बॉडी के द्वारा बनाया गया है, किसी ऐसी बॉडी के द्वारा बनाया गया है जिसके पास इसकी अथॉरिटी है। तो हमारे इंडिया के पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉज बना सकती है। तो यस, इसमें भी यस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, वॉज द प्रोसीजर फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिव करेक्ट। तो फिर लास्ट में क्या चेक करा जाएगा कि क्या एग्जीक्यूटिव ने जो उस लॉ में प्रोसीजर दिया गया है, जो प्रोसेस दिया गया है, क्या एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ने उस प्रोसीजर को करेक्टली फॉलो करा भी है या नहीं। तो ये चीज़ें आती हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में, कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव की इम्प्लीमेंटेशन को ही चेक करा जाएगा, जो उसने एक्शन लिया है, जो प्रोसीजर फॉलो किया है उसको ही चेक करा जाएगा, ना कि लेजिस्लेचर को चेक करा जाएगा, ना कि पार्लियामेंट को चेक करा जाएगा। इसकी वजह से फिर स्टेट के पास, मतलब कि गवर्नमेंट के पास एक अनरीजनेबल सी पावर आ जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही रैंडमली लॉ बनाए जा रहे हैं, लोगों को तो उसकी ज़रूरत है नहीं। तो उसकी वजह से फिर कुछ लोगों को सफ़र भी करना पड़ता है। जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट हुए तो सिर्फ फार्मर ही सफ़र नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और भी लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, क्योंकि मोबिलिटी कम हो गई थी। तो अब क्या हुआ नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, ओनली एग्जीक्यूटिव चेक्ड दैट टू आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें ये तो बोल दिया गया कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक चेक रखा जाएगा, लेकिन उसमें भी एक बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, वो जो चेक करा जाएगा एग्जीक्यूटिव को, वो भी आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वाला चेक होगा। जो भी लॉ बनाया था उसके अकॉर्डिंग उसने प्रोसीजर फॉलो कर लिया। अब जिसके साथ इस प्रोसीजर से परेशानी होनी थी, मान लीजिए कोई ए पर्सन था, उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव ने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक्शन लिया।
अब एक्शन ले लिया, एक्शन लेने के बाद पता चला कि ये जो इंसान था इसके साथ तो हो गई ना इंसाफी। अब इस इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने का कोई फ़ायदा रह गया क्या? कोई फ़ायदा नहीं रह गया, क्योंकि जो इस ए के साथ होना था वो तो ऑलरेडी हो चुका है। एग्जीक्यूटिव को भी कब चेक करा जा रहा है? जब उसने प्रॉपर प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन जब उस लॉ की उसने कर दी है, जब उसने एक्शन ले लिया है, तब उसके बाद जाकर चेक करा जा रहा है। अब इसी से ही फिर रिलेटेड फिर केस आते हैं। ए के गोपालन केस पहले आता है, फिर उसके बाद आता है मेनका गांधी केस। जो ए के गोपालन केस है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से रिलेटेड है, और जो मेनका गांधी केस है इसकी वजह से आया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ए के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन ली थी आर्टिकल 21 की। इसमें इसने क्या बोला कि जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के एक्शन को ही चेक करेगा, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन को। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटली स्टेट को या फिर गवर्नमेंट को पावर दे दी कि वो किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी को भी बैन कर सकती है, किसी भी इंसान की लाइफ को डिप्राइव कर सकती है, राइट टू लाइफ को डिप्राइव कर सकती है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा था? इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की वजह से, जो कि इंडिया ने अडॉप्ट करा था जापान से, और इसका ओरिजिन किस में था? यूके में। तो इसकी वजह से ही हो रहा था, क्योंकि इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में बोला गया था कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव को ही चेक करा जाएगा, स्टेट को चेक नहीं करा जाएगा, लेजिस्लेचर को चेक नहीं करा जाएगा। तो अब अगर स्टेट ने किसी की लिबर्टी को बंद भी कर दिया, किसी की लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो इंसान अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस केस, क्योंकि इसमें तो इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपहेल्ड कर दिया गया, इसको वैलिड ठहरा दिया गया। कोई भी अब इस प्रोसेस को, इस पार्लियामेंट को कोई भी अब क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन फिर बाद में आया मेनका गांधी केस, जिसमें फिर कॉन्सेप्ट आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। मेनका गांधी केस में क्या हुआ था कि ये जो मेनका गांधी थी उन्होंने अब्रॉड जाना था। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ केस का कि केस क्या था। तो इन्होंने अब्रॉड जाना था, लेकिन उस टाइम पर लेजिस्लेचर ने क्या करा कि इनको अब्रॉड जाने से मना कर दिया, इनको बंद कर दिया। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में फिर गई, तो तब उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर की, उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी उनकी इंटेंशन चेक करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप इनको मना कर रहे हो बाहर जाने से, अब्रॉड जाने से जो आप इनको बंद कर रहे हो, उसमें आपकी इंटेंशन, मतलब कि गवर्नमेंट की इंटेंशन सही नहीं लग रही है। तो इसी वजह से फिर इस केस में 1978 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो ये कॉन्सेप्ट अब क्या कहता है उसको हम देखेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है क्या। अब देखिए, ये जो था ओरिजिनली तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन नहीं करा गया था, क्योंकि इसको तो इस केस में लेके आया था ना, मेनका गांधी केस इसमें आया था। तो ओरिजिनली तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं था, और ये कॉन्सेप्ट लिया किससे गया है? यूएसए से। और ये जो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, कि दोनों एग्जीक्यूटिव को भी चेक करता है और ये लेजिस्लेचर को भी चेक करता है। अब लेजिस्लेचर को अगर भी दोनों को चेक कर रहा है तो इट मीन्स कि ये फेयरनेस को भी चेक करेगा। अच्छा, अब और ये दोनों को चेक कौन करेगा? चेक करेगी इन दोनों को जुडिशरी। और जुडिशरी क्या देखेगी फिर कि जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, क्या वो लॉ फेयर है, क्या वो रीजनेबल है, और क्या वो वैलिड भी है या फिर बोनाफाइड है। और ये जो बोनाफाइड है ये आता है फिर इंटेंशन से, जो इंटेंशन मेनका गांधी केस में चेक करी गई थी। इस इंटेंशन को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ से लिया था? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? इसके अंदर 3 पार्ट हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में। पहला पार्ट कहता है दैट नो मैन कैन बी पनिश्ड अनहर्ड, मतलब कि अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन है, उसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, तो उस सुनवाई में उस इंसान का पक्ष भी सुना जाएगा, मतलब कि उस अक्यूज्ड इंसान को भी खुद को डिफेंड करने का राइट है। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है? दैट नो पर्सन कैन बी द जज इन हिज ओन केस। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी जज, सपोज कोई ए पर्सन जज है, अब उसके अगेंस्ट किसी ने कोई FIR करवा दी, उसका होगा ट्रायल। इस अब जुडिशरी में होगा, कोर्ट में इसका ट्रायल होगा।
तो ऐसा तो अगर ये खुद ही अपने केस में जज बन गया तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद ही खुद के केस की सुनवाई करेगा और खुद ही क्या खुद को सजा देगा, तो ये तो चीज़ गलत हो जाएगी ना। तो इसी चीज़ को ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बंद करता है कि कोई भी पर्सन, वो अगर कोई जज है उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है तो वो खुद के केस की सुनवाई वो नहीं करेगा, वो खुद के ही केस में जज नहीं हो सकता है। थर्ड इसका पार्ट क्या कहता है, दैट अथॉरिटीज शुड एक्ट बोनाफाइड, और यही चीज़ आती है फिर इंटेंशन से। बोनाफाइड का मतलब है कि इंटेंशन क्या है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बोनाफाइड एक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मेनका गांधी केस में क्या हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट की इंटेंशन जो है वो सही नहीं लग रही है, उसमें एक पॉलिटिकल एंगल है। तो इसी वजह से ही फिर मेनका गांधी केस में क्या करा गया था, इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ऐड कर दिया गया था। और इसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्या बोला जाता है, फोर्थ टेस्ट ऑफ फेयरनेस। पहले 3 टेस्ट कौन से हो गए थे, ये वाले, कि क्या वो लॉ एग्जिस्ट करता है और क्या उसके लिए कोई कॉम्पिटेंट बॉडी है और क्या एग्जीक्यूटिव ने करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करा है। ये 3 पहले टेस्ट हो जाएंगे। फिर जो 4th टेस्ट होगा फेयरनेस का, वो होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दिया गया है। तो अब आते हैं वापस हम आर्टिकल 21 पर, जो कि एक कॉम्पोजिट राइट है। 2 पार्ट्स हैं इसके, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही डिफाइन करा है कि हर एक इंसान के पास राइट है कि वो अपनी लाइफ को डिग्निफाइड वे में जी सके। हर किसी के पास, मतलब कि वो क्या, इज्जत से रहने का राइट है हर किसी के पास। और इसका मतलब क्या है कि जो लाइफ होनी चाहिए वो वर्थी और मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए। और ऐसे ही जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, उसमें क्या कहा गया है कि लाइफ फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंसान को राइट है कि वो खुद के डिसीजंस खुद ले सकता है, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चला सकता है। किसी और इंसान को उसको एक्सप्लॉयट करने का, उसको ट्रबल करने का कोई भी राइट नहीं है। तो अगर ऐसी एक्सप्लॉयटेशन वाली लाइफ होगी तो ये राइट टू लाइफ या फिर और भी जितने भी राइट्स हैं उनका कोई मीनिंग रह नहीं जाएगा। और अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें अब इस राइट का, तो वो क्या कहता है, दैट स्टेट कैन डिप्राइव दिस लॉ ओनली आफ्टर टेस्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि क्या इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है या फिर इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो अब इंडिया में दोनों ही हैं। अब दोनों को ही टेस्ट करा जाएगा अगर फेयरनेस को चेक करना हो। मतलब कि अगर स्टेट ने किसी इंसान को बोल दिया कि आपकी हमने पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करा है या फिर आपकी जो राइट टू लाइफ है उसको हमने डिप्राइव करा है, तो स्टेट को जस्टिफिकेशन देनी होगी इस बेसिस पर कि क्या उसने। और ये जस्टिफिकेशन स्टेट कैसे देगी, इन 4 टेस्ट को फॉलो करके। 3 टेस्ट किसके, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के, और जो 4th टेस्ट होगा वो होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, जो कि इस स्टेट या फिर गवर्नमेंट की फेयरनेस को चेक करेगा। अब इसी से रिलेटेड ही, क्योंकि ये एक कॉम्पोजिट राइट था, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विद टाइम बहुत सारे राइट भी ऐड कर दिए गए हैं, जिनकी एग्जांपल्स नंबर बहुत सारी लिस्ट दी हुई है लक्ष्मीकांत में। वो उसमें उसको पूरी का पूरा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेथड है। अगर कोई भी उसमें जो भी राइट दिया गया है, अगर न्यूज़ में आता है, कोई उससे रिलेटेड इशू आता है, तो उस पर्टिकुलर राइट से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लीजिए। अब इसमें ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो राइट है वो है राइट टू प्राइवेसी। इसको मैंने अलग से ही कवर करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट है। आज अगर हम बोलते हैं कि हमारी प्राइवेसी हमें प्रोटेक्ट करनी है, हमारी कोई प्राइवेसी को इंट्रूड ना करे, तो वो प्रोटेक्शन हमें कहाँ पर मिली हुई है, इस आर्टिकल 21 में ही। और ये कहाँ किससे मिली थी, जस्टिस KS पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 से। तो ये सबसे ज़्यादा जितनी भी लक्ष्मीकांत में लिस्ट दी गई है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू प्राइवेसी। तो इसको हम बाद में फिर देखेंगे। नेक्स्ट इसमें आर्टिकल अब आता है आर्टिकल 21A। इससे रिलेटेड भी लक्ष्मीकांत में ना ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ये कमेटीज़ वगैरह। तो सबसे पहले तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, क्योंकि इसको ऐड करा गया था बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये आर्टिकल 21A क्या है, ये है एजुकेशन से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब कि एजुकेशन फॉर ऑल,
सबके पास एजुकेशन होनी चाहिए। और इसको बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा दैट इट इज़ डॉन ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट। इस लाइन को आप कहीं भी ऐसे ही कोट कर सकते हो अगर एजुकेशन से रिलेटेड आंसर राइटिंग करनी हो। तो अब ये राइट कहता क्या है, दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट। तो स्टेट क्या करेगी इस आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग कि सबको, जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 ईयर एज तक के, उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देगी उस मैनर में जिस मैनर को स्टेट खुद ही प्रेस्क्राइब करेगी। मतलब कि मैनर भी कौन डिसाइड करेगा इस एजुकेशन का, वो खुद गवर्नमेंट ही होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री जो एजुकेशन से ही रिलेटेड है, मतलब कि जितनी भी एजुकेशन फ्री मिलेगी बच्चों को वो सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन ही होगी, ना कि कोई वोकेशनल या फिर कोई हायर एजुकेशन भी नहीं होगी इसमें, ना ही कोई प्रोफेशनल एजुकेशन होगी। तो इसको ऐड करा गया था बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। और इसने ये जो, अच्छा पहले तो इसकी ना बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें इस राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, तो कोई भी ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं थी। ये पहले जो राइट टू एजुकेशन था पहले ही फंडामेंटल राइट नहीं था, बस इसको ना डीपीएसपी के आर्टिकल 45 और 39F में इसको मेंशन करा गया था, जिसमें बोला गया था कि स्टेट जो होगी वो एजुकेशन को फंड भी करेगी और स्टेट ही प्रोविजन बनाएगी फॉर इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। ये मेंशन करा गया था आर्टिकल 45 में और 39F में। और 49 में क्या बोला गया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन 6 ईयर तक की एज तक का। तो ये बोला गया था इन दोनों में। फिर लेकिन उसके बाद आती है रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इंडिया में एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो वो यही रिपोर्ट है। ये क्या है, ये फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। सो दिस कमेटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद लेकिन आता है फिर मोहिनी जैन केस जजमेंट 1992 अच्छा पहले तो ये मोहिनी जैन केस था क्या, ये क्या केस आया था प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। क्या करा जा रहा था उस टाइम पर कि जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत ज़्यादा कैपिटेशन फ़ी ले रहे थे, मतलब कि जो एडमिशन के लिए फ़ी लेते हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा था, एक तो सबके लिए बराबर की जो एजुकेशन है वो राइट इम्पैक्ट हो रहा था, और दूसरा इसमें जितने भी वीकर सेक्शंस थे सोसाइटी के वो भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि अब वो लोग तो कैपिटेशन फ़ी इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नहीं दे सकते थे ना। और दूसरा इसमें आया था कि इशू था प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड, कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज थे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, तो उनमें अब कौन से लोग जा पा रहे थे, सिर्फ रिच और एलीट क्लास के लोग ही इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा पा रहे थे। तो इसी वजह से फिर ये मोहिनी जैन केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू एजुकेशन हो मतलब और एक्सेस टू एजुकेशन ये एक फंडामेंटल राइट है, और किसी भी क्लास को या फिर किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये राइट मना नहीं होना चाहिए, ये राइट डिनाई नहीं करा जा सकता। लेकिन ये किससे रिलेटेड था, प्रोफेशनल कोर्सेज से, मतलब कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड। फिर बाद में आता है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस, जिसमें भी राइट टू एजुकेशन की कोई एक फंडामेंटल राइट बनाने की बात करी गई थी अंडर अच्छा इसको लिया किसमें, ये जो उन्नी कृष्णन वाली जजमेंट थी इसमें बोला गया कि ये जो राइट टू एजुकेशन है ये फंडामेंटल राइट है, और ये फ्लो कहाँ से होता है, ये फ्लो होता है आर्टिकल 21 से, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। मतलब कि अगर अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, अगर हमें पता हो कि हमारी लिबर्टीज़ क्या हैं, हमारे राइट क्या हैं, तो उसके लिए हमें एजुकेटेड होना चाहिए। तो अगर कोई एजुकेटेड ही नहीं होगा तो उसको तो वैसे भी अपने राइट्स का पता नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस उन्नी कृष्णन जजमेंट में कि ये जो राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है, और वो फ्लो कहाँ से कर रहा है, उसका बेसिक एसेंस कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आर्टिकल 21 से। तो ये हमने 21 पहले ही देख लिया। उसके बाद फिर आती है इम्पॉर्टेंट कमेटी तब्स मजूमदार कमेटी 1999। इस कमेटी ने ही फर्स्ट टाइम बात करी कि आर्टिकल 21A एक आर्टिकल जो है इसको ऐड करा जाना चाहिए। इस कमेटी में
फर्स्ट टाइम ये बात हुई थी। जो जो रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट थी उसमें वो क्या थी, वो एजुकेशन से रिलेटेड फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। लेकिन जो तपस मजूमदार कमेटी है ये आर्टिकल 21A की इंसर्शन से रिलेटेड फर्स्ट कमेटी है। मतलब इस कमेटी में सबसे पहले बोला गया कि ऐसा एक अलग से राइट ऐड करा जाना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इसी से रिलेटेड ही, क्योंकि अब इस कमेटी में बोला गया था, तो बाद में फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है 2002 में, जिसने ये वाला आर्टिकल ऐड करा, राइट टू एजुकेशन। तो इसी अमेंडमेंट की वजह से ही जो आर्टिकल 45 था उसका सब्जेक्ट मैटर भी चेंज कर दिया गया। इस 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्टिकल 45 DPSP का भी सब्जेक्ट मैटर चेंज करा और उसके साथ ही एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी आर्टिकल 51A में। इसको हम बाद में ही देखें जब ड्यूटीज़ को पढ़ना है और DPSP को जब देखना है। अच्छा, और इस अमेंडमेंट में, इस आर्टिकल में ये भी बोला गया आर्टिकल 21 में कि जितने भी प्रोविजंस बनानी है एजुकेशन से रिलेटेड उसका राइट किसके पास होगा, उसकी पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट बाय लॉ ऐसे राइट्स या फिर ऐसे एक्ट्स लेके, सॉरी राइट नहीं बोलना चाहिए था, पार्लियामेंट बाय लॉ ऐसे लॉ लेके आएंगी या फिर ऐसे एक्ट लेके आएंगी जो इस राइट टू एजुकेशन को फुलफिल करे, इस राइट टू एजुकेशन को कंप्लीट करे। तो इसी वजह से ही फिर पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी बोलते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने की क्या ज़रूरत है, ये जो एक्ट है ये माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अलग आर्टिकल में दिए हुए हैं। अब इस RTE एक्ट में क्या बोला गया था कि जो एजुकेशन होगी वो एक फंडामेंटल राइट होगी 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन के लिए, मतलब कि एलिमेंट्री एजुकेशन की ही बात करता है। और इस आर्टिकल में 25% रिजर्वेशन भी दी गई फॉर द डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस। तो ये था आर्टिकल 21A। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। और अच्छा, अब इसका अगर हम कंपैरिजन करें 20 एक्ट में, जो आर्टिकल 20 था उसमें बोला गया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। तो जो आर्टिकल 20 था वो भी अरेस्ट से ही डील करता था, लेकिन वो अरेस्ट था अरेस्ट होने से पहले की प्रोटेक्शन, मतलब कि उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किसी को भी ऐसे ही उठाकर अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा, मतलब कि अरेस्ट करने ही नहीं दिया जाएगा ऑर्बिट्रेरीली। लेकिन जो आर्टिकल 22 है वो भी अरेस्ट की ही बात करता है, बट ये है आफ्टर अरेस्ट वाली प्रोटेक्शन, मतलब कि जब इंसान को अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन की बात करता है ये आर्टिकल 22। और दूसरी इसमें प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट डिटेंशन, और जो डिटेंशन है वो 2 टाइप की है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या कहती है कि किसी इंसान को सज़ा देना आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, मतलब कि किसी इंसान ने जिसने कोई क्राइम करा था, जिसने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करी थी, कोई ऑफेंस करा था, उसके अगेंस्ट पहले ट्रायल चला, फिर कोर्ट ने कन्विक्शन सुनाई, फिर मतलब कि कोर्ट ने फिर उसको कन्विक्ट करा, कोर्ट ने अगर उसको गिल्टी ठहराया, उस ट्रायल और कन्विक्शन के बाद उस इंसान को डिटेन करा गया या फिर कन्फाइन करा गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है वो सस्पिशन बेस्ड होती है, मतलब ना तो कोई ट्रायल हुआ और ना ही कोर्ट ने कोई उसको कन्विक्ट करा, ना ही उसको गिल्टी ठहराया, बस एक शक के आधार पर ही किसी इंसान को कन्फाइन कर लिया गया, किसी इंसान को डिटेन कर दिया गया बिफोर इवन कमिटिंग एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब कि उसने अभी तक कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करी भी नहीं थी, उसने कोई ऑफेंस अभी तक करा नहीं था, बट ये शक था कि वो इन फ्यूचर ऐसा कोई क्राइम कर सकता है, ऐसा कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कोई पर्टिकुलर इंसान कर सकता है, बस उस शक के आधार पर ही किसी को डिटेन कर देना, तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके मिसयूज़ की बात करी जाती है हमेशा, हिस्टोरिकली इसका मिसयूज़ हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कि बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी इसी के बेसिस पर ही डिटेन कर लिया जाता था, ना ही उनका कोई ट्रायल होता था, ना ही कोर्ट में कोई सुनवाई होती थी। तो ये क्या है, ये सस्पिशन बेस्ड है प्रिवेंटिव डिटेंशन।
अब अगर हम बात करें प्यूनिटिव डिटेंशन की, तो नो प्यूनिटिव डिटेंशन में जितने भी सेफ गार्ड्स दिए गए हैं वो एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है, ना ही किसी ऐसे इंसान को अवेलेबल है वो जिसको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट करा गया है। पहले तो वो राइट्स कौन से हैं, ये 4 राइट्स हैं वो जो कि एक इंसान को मिले हैं अगर उसको अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन अरेस्ट करा गया है। तो उस इंसान के पास राइट है कि उसको रीज़न पता हो, उसको अरेस्ट की ग्राउंड्स पता हो कि किस बेसिस पर उसको अरेस्ट करा गया है, उसको रीज़न जानने का हक है। दूसरा इसमें है लीगल प्रैक्टिशनर का राइट, मतलब कि जिस इंसान को अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन अरेस्ट करा जा रहा है उसको खुद को डिफेंड करने का राइट है, उसको किसी अटॉर्नी को कंसल्ट करने का राइट है, किसी लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने का राइट है। और दूसरा इसमें बोला गया है कि उस इंसान के पास ये भी राइट है कि वो विदिन 24 आवर्स वो मैजिस्ट्रेट के सामने आए और उस 24 आवर्स में जर्नी टाइम भी इंक्लूडेड होगा। और ये जो मैजिस्ट्रेट होगा वो डीएम नहीं होगा, मतलब कि वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं है, वो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। और ऐसे ही जब उस इंसान को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर दिया गया तब विदिन 24 आवर्स ही उसको रिलीज़ भी करना होगा, अनटिल और अनलेस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट खुद नहीं कहता कि इसकी फर्दर डिटेंशन होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कहा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने तो विदिन 24 आवर्स ही उस इंसान को रिलीज़ कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज प्रोटेक्शंस और अकॉर्डिंग टू दीज सेफ गार्ड्स। अब ये जितने भी सेफ गार्ड्स हैं, रीज़न जानने का हक, कंसल्ट करने का हक, या फिर विद आफ्टर 24 आवर्स रिलीज़ कर देने का राइट, ये सारे के सारे उन लोगों के पास नहीं है जिनको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट करा गया है, क्योंकि उसको तो उस इंसान को शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया, ये कह दिया गया कि आप फ्यूचर में कोई ऐसा क्राइम कर सकते हो इसलिए हमने आपको अरेस्ट करा है। तो ये कहती है फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि ये सस्पिशन बेस्ड है, विदाउट ट्रायल है और कन्विक्शन है, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट को लग रहा है, अगर किसी गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई पर्सन लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट हो सकता है, पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, नेशन की सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर थ्रेट हो सकता है, तो उस बेसिस पर गवर्नमेंट ऐसे इंसानों को विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन अगर अरेस्ट कर ले तो वो अरेस्ट कैसा होगा, वो होगा अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पहले तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो सिर्फ कितने मंथ की हो सकती है, वो सिर्फ 3 मंथ की हो सकती है। मतलब कि अगर किसी पर्सन को अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेन करा गया है, कन्फाइन करा गया है, तो वो 3 मंथ के लिए ही उसको डिटेन करके रखा जा सकता है। बट अगर एडवाइजरी बोर्ड जो कि एक जुडिशियल बोर्ड होगा और उसमें हाई कोर्ट के जजेस होंगे, अगर इन लोगों ने कहा कि ये जो डिटेन वाला पीरियड है इसको 3 मंथ से ज़्यादा करा जाना चाहिए, तभी इस 3 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए उस इंसान को डिटेन करा जाएगा। अदरवाइज पीरियड कितना होगा, 3 मंथ का। और जैसे कि पहले प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या था कि इंसान को राइट था कि रीजंस जानने का, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानने का राइट था, इसमें भी जो जिसको अरेस्ट करा जा रहा है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन उसको भी रीज़न बताया जा सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर ऐसा लगता है अथॉरिटीज़ को कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि जो रीज़न है वो रिवील करा जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान को अरेस्ट करा गया है उसको बताया जाए कि रीज़न क्या है आपको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट करने का। मतलब कि प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर रीज़न बताना कंपलसरी था, इस जगह पर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन रीज़न बताया जा सकता है, लेकिन वो अथॉरिटीज़ के ऊपर एक कंपल्शन नहीं है। ऐसे ही क्या है, रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर, इसमें क्या है कि जिस इंसान को डिटेन करा गया है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि किसी भी इंसान को चाहे वो अक्यूज्ड हो उसको भी अपना पक्ष रखने का राइट है। तो इसीलिए ऐसा ही कोई इंसान जिसको डिटेन करा गया है उसके पास राइट है कि वो डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटी एक अफोर्ड कर सके, उसको भी ये राइट मिलना चाहिए कि इस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट के वो कोई एक्शन ले सके। अब इस प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी पावर्स हैं, वो है पार्लियामेंट के पास। और ये आर्टिकल 22 में ही बोला गया है कि सारी की सारी लॉ मेकिंग या फिर जितनी भी पावर्स होंगी इस प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही होंगी। तो पार्लियामेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं
मतलब प्रेस्क्राइब करी हैं बेसिकली इस प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, जैसे कि सर्कमस्टांसिस क्या हो सकती हैं, ऐसे केसेस कौन से हो सकते हैं जिनमें ये जो 3 मंथ का पीरियड है उसको इंक्रीज़ करा जाए विदाउट कंसल्टिंग एडवाइजरी बोर्ड। देखिए क्या लिखा गया है इस आर्टिकल 22 में कि अगर 3 मंथ से ज़्यादा किसी को डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड को कंसल्ट करना होगा। तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ऐसा प्रेस्क्राइब कर सकता है कि कुछ केसेस ऐसे हों जिनके अंदर 3 मंथ से ज़्यादा भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट करा जाए, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड की उस टाइम पर कंसल्ट करने की ज़रूरत ना हो। और ऐसे ही मैक्सिमम पीरियड भी बता सकते हैं पार्लियामेंट कितना होगा, और जो प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड फॉलो करेगा वो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करने का राइट भी पार्लियामेंट के पास ही है। और पार्लियामेंट ने अंडर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बोला था कि जो पीरियड 3 मंथ का है उसको कम करके 2 मंथ कर दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये अभी 3 मंथ का पीरियड ही है। अब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, प्रिवेंटिव डिटेंशन रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाने हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड कर दिया है कि पार्लियामेंट के पास कुछ राइट्स पावर्स होंगी और ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर्स होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाने हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से, तो कब बनाएगा, जब डिफेंस की बात आएगी या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात आएगी या फिर अगर फॉरेन अफेयर्स की बात आएगी, उस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। और अगर बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कॉन्करेंटली, मतलब कि दोनों आपस में मिलकर लॉ बना सकते हैं इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर, जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात आएगी, मतलब कि इंडिया की सिक्योरिटी की बात आएगी, और ऐसे ही पब्लिक ऑर्डर की बात आएगी, या फिर असेंशियल सर्विसेज होती हैं उनकी सप्लाईज की बात आएगी, तो उस केस में ये दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। अदरवाइज लॉ बनाने की अथॉरिटी किसके पास होगी, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही। और पार्लियामेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड बहुत सारे लॉ बनाए भी हैं, जैसे कि UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये तो हमेशा वैसे भी न्यूज़ में ही रहता है। तो कुछ और लॉज भी दिए गए हैं लक्ष्मीकांत में, एक बार वो रीड ही कर लीजिएगा बस। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, UAPA, इसको डिटेल में आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो बस ये था प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसका मिसयूज़ हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा करा जाता है यूजिंग दिस लॉ UAPA, क्योंकि इस लॉ को बनाया भी किसने था, पार्लियामेंट ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही खुद पार्लियामेंट को इससे रिलेटेड लॉ बनाने की अथॉरिटी दी है। सो दिस वाज द राइट टू फ्रीडम। तीनों के तीनों आर्टिकल्स को डिटेल में मैंने कवर कर दिया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।